हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज प्रथम अफीम युद्ध पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। प्रथम अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच फरवरी 1840 में हुआ। व्यापारिक वस्तुओं को खरीद बिक्री के लिए चीन को कोहंग नामक संस्था की स्थापना की। कोहंग द्वारा व्यापारिक सुविधाएं मुख्यतः अफीम की बिक्री नहीं मिल पाने से अंग्रेज व्यापारी चीन से युद्ध पर आमाद थे। चीन के तस्करों की मदद से अंग्रेजी व्यापारी चोरी छिपे चीन में अफीम बेचते रहे। प्रथम अफीम युद्ध में समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पमास्टन था। चीन का विशेष अफीम कमिश्नर लीन तेजासु था। लीन तेजासु ने अंग्रेज व्यापारियों के अफीम पेटियों को समुद्र में फिकवा दिया और अंग्रेज व्यापारियों को बंदी बना लिया। लीन के कार्रवाई के खिलाफ अंग्रेजी व्यापारियों ने 1839 ईस्वी में चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। चीन के इतिहासों में इसे प्रथम अफीम युद्ध कहा जाता है। कैटन ने अंग्रेज व्यापारियों को रहने की इजाज़त दी गई थी, पर चीन के अफीम के प्रतिबंध किए जाने पर उन्हें अफीम के व्यापार की इजाज़त नहीं थी, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया और युद्ध की शुरुआत हो गई। फरवरी 1840 ईस्वी में ब्रिटेन ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अंग्रेजी सेना कैप्टन का अधिकार कर लिया गया। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिक की टुकड़ी मांग ली, जो ब्रिटेन की जल सेना की सहायता कर रही थी। चीन ने अंग्रेजों से युद्ध के लिए किसी प्रकार की तैयारी नहीं की थी। ब्रिटेन सेना प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ी और आसानी से चीन कियांग, तिनघाई और चिनवाई और निगापों पर अंग्रेजी अधिकार कायम हो गया। प्रथम अफीम युद्ध का अंत 29 अगस्त 1842 में नानकिन की संधि से हुआ। नानकिन की संधि क्या था? नानकिन की संधि के तहत कैटन के अतिरिक्त अमोय, फुचाऊ, निगपो और संघाई के बंदरगाहों को ब्रिटेन के व्यापार के लिए खोल दिया गया। हांगकांग का द्वीप हमेशा के लिए ब्रिटेन को दे दिया गया। मुक्त व्यापार की नीति को चीन के सरकार ने मान लिया। चीन की सरकार ने 5% टटकर निर्धारित किया। कोहोंग का व्यापारिक एकाधिपत्य समाप्त हो गया। अंग्रेजी व्यापारियों को सम्मान देने और अंग्रेजों को मुकदमे चीनी अदालत के बजाय अंग्रेजी अदालत और विधि के अनुसार तय करना स्वीकार हुआ। अफीम नष्ट करने और युद्ध के खर्चों और हर्जाने के रूप में चीन की सरकार ने 2 करोड़ और 10 लाख डॉलर ब्रिटेन को देना पड़ा। प्रथम अफीम युद्ध के बाद अपने देश में अंग्रेज का प्रभुत्व समाप्त करने के उद्देश्य से चीन ने 1844 में अमेरिका और फ्रांस से व्यापारिक संधि की। 1847 ईस्वी में चीन ने नॉर्वे और स्वीडन के तथा जुलाई 1845 में बेल्जियम से संधि की। 1845 ईस्वी में चीन ने पुर्तगालियों से संधि कर ली। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 ईस्वी में चीन में द्वितीय अफीम युद्ध हुआ। प्रथम अफीम युद्ध से प्राप्त लाभ से ब्रिटेन को असंतुष्ट नहीं हुई थी। प्रथम अफीम युद्ध से मंचू साम्राज्य की दुर्बलता जनता में स्पष्ट हो गई थी। भ्रष्ट मंचू सरकार की शोषण एवं षड्यंत्रों के कारण चीन में बेकारी एवं भूखमरी की दयनीय स्थिति व्याप्त थी। प्रथम अफीम युद्ध के बाद गुप्त समितियों के माध्यम से चीन में विद्रोहियों को तांता लगाया गया था। ताइपिंग विद्रोह चीनी जनता का सबसे प्रमुख विद्रोह था, जो चीन के 11 प्रांतों में फैला था। शुरू करते हैं। 1856 ईस्वी में चीन में द्वितीय अफीम युद्ध हुआ। प्रथम अफीम युद्ध से प्राप्त लाभ से ब्रिटेन को संतुष्ट नहीं हुई थी। प्रथम अफीम युद्ध से मंचू साम्राज्य की दुर्बलता जनता में स्पष्ट हो गई थी। भ्रष्ट मंचू सरकार की घोषणा एवं षड्यंत्रों के कारण
चीन में बेकारी एवं भूखमरी की दयनीय स्थिति व्याप्त थी। प्रथम अफीम युद्ध के बाद गुप्त समितियों के माध्यम से चीन में विद्रोह को पता लगा गया था। ताइपिंग विद्रोह चीनी जनता का सबसे प्रमुख विद्रोह था, जो चीन के 11 प्रांतों में फैला था। 1853 से 1864 में तक नानकिंग में ताइपिंग विद्रोहियों का शासन रहा। इस विद्रोह को दबाने के लिए चीनी सरकार को विद्रोही सहायता लेनी पड़ी। ब्रिटेन नानकिंग से संधि से संतुष्ट नहीं था। वह चीन में भारत जैसा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अमेरिका, फ्रांस एवं अन्य राष्ट्रों से संधियां का जाल बिछाकर चीन की सरकार ने ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र को सीमित कर दिया था। 1856 ईस्वी में फ्रांस के कैथोलिक पादरी आर्गोस्टे चैपलिन के विद्रोह फैलाने के आरोप में क्वांग्सकी के अधिकारियों ने फांसी की सजा दे दी। फ्रांस और ब्रिटेन ने पादरी की हत्या से क्षुब्ध होकर चीन के खिलाफ 1856 में युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस को सम्मिलित सेना का मुकाबला न कर पाने पर चीन को 1858 में तीत-सीन की संधि करनी पड़ी। पेकिंग की सरकार ने तीत-सीन की संधि ठुकरा दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पेकिंग पर धावा बोल दिया और मंचू सम्राट को पराजित कर पेकिंग की संधि करने के लिए विवश कर दिया। द्वितीय अफीम युद्ध का अंत 1860 में पेकिंग की संधि से हुआ, जो फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के बीच हुई थी। नानकिंग की संधि की कमी को पेकिंग संधि के द्वारा पूरा कर लिया गया। द्वितीय अफीम युद्ध में रूस और अमेरिका तटस्थ बने रहे। पेकिंग की संधि 1860 में हुई थी। पूर्व के 5 बंदरगाहों के अलावा चीन को 11 और बंदरगाहों को विदेशियों के बसने और मुक्त व्यापार करने के लिए खोल देने पड़े। हांगकांग के सामने का कोसुल प्रायद्वीप ब्रिटेन के अधीन हो गया। अफीम के व्यापार को चीन की सरकार की अनुमति मिली। चीन की राजधानी पेकिंग में विदेशी राजदूत तथा कर्मचारियों को रहने की सुविधा मिली। ईसाई धर्म के प्रचार की चीन में अनुमति मिली और ईसाई पादरियों की जब्त की गई संपत्ति लौटा दी गई। चीनी कुलियों के विदेश भेजने पर वैध माना गया। फ्रांस और ब्रिटेन को युद्ध का हर्जाना देना चीन की सरकार ने स्वीकार कर लिया। द्वितीय अफीम युद्ध के बाद चीन की स्थिति। पेकिंग के संधि के बाद चीन का द्वार यूरोपीय राष्ट्रों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। 1860 से 1900 ईस्वी के बीच यूरोपीय राष्ट्रों के चीन के लूट खसोट शुरू कर दी। चीन के कई भूभाग ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान आदि राष्ट्रों ने हथिया लिया। शिकियांग ने चीन से विद्रोह कर याकूब बेग 1871 में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। 1881 ईस्वी में चीनी सरकार ने रूस से सेंट पीटर्सबर्ग की संधि की। इस संधि के अनुसार रूस को चीन से 90 लाख रूबल की रकम मिली और बिना चुंगी दिए व्यापार का अधिकार मिल गया। चीन जापान युद्ध 1894 से 95 में हुआ था। जापान ने कोरिया पर अधिकार कर लिया। 1895 ईस्वी के बाद चीन एशिया का बीमार राष्ट्र बन गया। यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा चीनी की लूट खसोट को इतिहास में चीनी तरबूज का बंटवारा कहा जाता है। चीनी जापान युद्ध का अंत शिमोनोसेकी संधि से हुआ था। इस संधि के तहत जापान को युद्ध की क्षतिपूर्ति देने के लिए चीन को फ्रांस, जर्मनी और रूस से कर्जा लेना पड़ा, जिसके बदले 3 राष्ट्रों ने चीन के कई भूभाग हड़प लिए।
चीन के लूट खसोट में विदेशियों के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपसी सहयोग था। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, जापान सबके विशेषाधिकार को चीन सरकार द्वारा मान्यता दी गई। रूस ने मंचूरिया, मंगोलिया और चीनी तुर्किस्तान पर, फ्रांस ने हैनान और टेकिन्स प्रदेश पर, ब्रिटेन ने त्यांगसी की घाटी पर, जर्मनी से संतुंगु पर तथा जापान के फुकियेना प्रदेश पर भी अधिकार कर पाया। ये अधिकार चीन के पूर्व में मिले भूभाग पर अधिकार के अतिरिक्त थे। अमेरिका उपनिवेशवाद का विरोध था। उसने व्यापार की सुरक्षा और चीन के नए बाजार की सुविधा पाने के लिए खुले द्वार या उन्मुक्त बाजार की नीति अपनाई। इटली एकमात्र यूरोपीय राष्ट्र था जो चीन का कुछ न कर पा सका। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति में मंचू राजवंश का पतन हुआ। बक्सर विद्रोह 1859 से 1900 के बीच में चीन में बक्सर विद्रोह हुआ। बक्सर विद्रोह में चीनी जनता द्वारा विदेशियों को चीन में हो रही लूट खसोट की स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। बक्सर विद्रोह के समय चीन में क्रांतिकारी विचारधारा का नेता डॉक्टर सनयात सेन था। सुधारवादी दल का नेता कांग यू वेई था, जो राष्ट्रीय भावना जागृत कर संवैधानिक राजतंत्र कायम करना चाहता था। चीन के देशभक्तों ने विदेशियों को चीन से बाहर निकालने के लिए कई गुप्त संस्थाओं की स्थापना की। इसमें प्रमुख थे लाओ हुई, तो लाओ हुई, ई हु हुआन, हो हुआन मुक्केबाजों के क्रांतिकारी संस्था थी। इनका नारा था, विदेशियों का नाश करो और मंचू राज की रक्षा करो। विदेशी सेनाओं ने बक्सर विद्रोह को कुचल दिया। बक्सर विद्रोह को असफलता के बाद चीन में गणतंत्र की स्थापना संभव हो सकी। इस प्रकार बक्सर विद्रोह ने असफल होते हुए भी चीन में राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर दिया था।